हेलो एवरीवन। आपका अपने यूट्यूब चैनल जीएस अड्डा विद पीसी में मैं आपका जीएस मेंटर प्रकाश राज आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और डियर फ्रेंड्स, कल हमने उन 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जाना था जो आपके लिए बहुत ही यूजफुल साबित होने वाले हैं। और इसी क्रम में अपन अपनी जनरल साइंस सीरीज नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। और इससे पहले डियर फ्रेंड्स, मैं आपसे एक छोटी सी गुजारिश करना चाहूँगा कि फ्रेंड्स, आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा रीड करने की कोशिश करें। आप प्लीज़ आप उनको ज़्यादा से ज़्यादा उनको वॉच करें, उनको देखिए। जब तक आप उनको अच्छे से नहीं देखेंगे, पूरे क्वेश्चन नहीं लगाएंगे, तब तक आपको पता नहीं चल पाएगा कि जो कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है उसमें क्या आपको दिया जा रहा है। तो डियर फ्रेंड्स, आपको जो उनको ज़रूर देखें और अपने आप को परखें कि मेरे को इन 20 क्वेश्चन में से कितनी क्वेश्चन मैं सही कर सकता हूँ, जिससे आपको अपनी एग्ज़ाम के बारे में पता चल पाएगा कि मैं मेरे एग्ज़ाम में इतनी क्वेश्चन अटेंड कर सकता हूँ। तो फ्रेंड्स, आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप पूरे वीडियो को वॉच करें। ये नहीं आपने वीडियो खोला, 1 सेकंड 2 मिनट देखा फिर बंद कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको पूरी वीडियो को वॉच करें, तभी आप अपने आप को एनालिसिस कर पाएंगे कि मेरे को कितना कुछ जनरल साइंस में आता है। तो फ्रेंड्स, अपन इसी क्रम में अपन बढ़ते हैं अपने जनरल साइंस सीरीज 12 के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, सूर्यमुखी में पुष्प क्रम का प्रकार यह है। आपको बताना है जो सूर्यमुखी का पुष्पक्रम होता है उसका प्रकार क्या है। स्पाइक बाली, ब कैपिटुलम जिसको मुंडक भी कहते हैं, स गुच्छिकायन, और द स्पेडिक्स या स्थूल मंजरी। तो आपको बताना है सूर्यमुखी में पुष्पक्रम का प्रकार क्या है। तो इससे पहले अपन थोड़ा सा ये जाने थे कि सूर्यमुखी का जो वानस्पतिक नाम क्या होता है। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है और एक नई क्वेश्चन डेफिनेट पूछा जाता है कि कोई भी आपको सामने कुछ दे देगा, कोई भी किसी का भी नाम, किसी फूल का या किसी फल का या किसी अन्न का, और आपसे उसका साइंटिफिक नाम पूछेगा। तो इसी तरह अपन जानते हैं कि सूर्यमुखी की अगर बात करें, सूर्यमुखी की अपन बात करें तो जो सूर्यमुखी का वानस्पतिक नाम होता है डियर फ्रेंड्स, वो होता है हेलियंथस एनेरस होता है। क्या होता है? हेलियंथस एनस होता है। क्या बोलते हैं? हेलियंथस एनस सूर्यमुखी का वानस्पतिक का नाम होता है। और इसके राइट आंसर की अपन बात करें फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ब कैपिटुलम या मुंडक जिसे अपन कहते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे सूर्यमुखी का पुष्पक्रम किस प्रकार का होता है तो कैसा होता है? कैपिटुलम होता है, मुंडक यानी कि एक मटके की आकृति का होता है। कैसा होता है? मटके शेप जैसा होता है, जिसको कैपिटुलम या मुंडक कहते हैं। ओके फ्रेंड, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वयस्क इंसानी ढांचा आधारित होता है अ 204 हड्डियों पर, ब 206 हड्डियों पर, स 208 हड्डियों पर, और द 214 हड्डियों पर। तो आपको बताना है कि मनुष्य जो वयस्क इंसानी ढांचा होता है उसमें कितनी हड्डियां पाई जाती हैं। तो इसका राइट आंसर होगा डियर फ्रेंड्स ऑप्शन ब 206 हड्डियों पर। यानी कि मनुष्य में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? 206 हड्डियां पाई जाती है। और जो स्वस्थ बच्चा जब बच्चा जन्म लेता है उस टाइम यानी कि उसकी उस एज में उसमें कम से कम 350 के लगभग हड्डियां प्रेजेंट होती हैं। फिर वो धीरे धीरे जो उसकी ग्रोथ होती जाती है उसको हड्डियां नष्ट होती जाती है। और एक वयस्क इंसान में कितनी हड्डियां शेष रहती है? 206 हड्डियां शेष रहती हैं। ओके फ्रेंड, बढ़ते अपन थर्ड क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन है, सीएनजी क्या है? आपको बताना है कि सीएनजी की फुल फॉर्म क्या होती है। सीएनजी क्या होता है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ब साइनोजन नेचुरल गैस, स कंडेंस्ड नाइट्रोजन गैस, और द कंट्रोल्ड नेचुरल गैस। तो आपको बताना है कि सीएनजी क्या है। तो फ्रेंड्स, आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर बता सकते हैं। तो इसका राइट आंसर की अपन बात करें, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। आपको कोई पूछे सीएनजी की फुल फॉर्म क्या होती है, सीएनजी क्या है, तो क्या होता है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते अपन फोर्थ क्वेश्चन की ओर। फोर्थ क्वेश्चन है, प्रकाश के एक बिंदु स्रोत को 2 समांतर समतल दर्पणों के मध्य रखने पर कितने प्रतिबिंब बनेंगे? 2, ब 4, स 8, और द अनंत। तो आपको बताना है कोई भी प्रकाश बिंब के बीच में दो बिंदुओं को, कोई भी 2 बिंदु स्रोतों को समांतर क्रम में समांतर समतल दर्पण के मध्य रखा जाता है तो उनके बीच में प्रतिबिंबों की संख्या कितनी बनेगी? तो डियर फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन द अनंत प्रतिबिंब बनेंगे। यानी कोई भी प्रकाश के एक बिंदु स्रोत को अगर 2 समांतर दर्पणों के मध्य रखा जाता है तो उनसे प्रतिबिंब बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी? अनंत प्रतिबिंब बनेंगे। ओके फ्रेंड, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण, ब
कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, स ऑक्सीजन के कारण, और द इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है जो पर्यावरण में जो ग्रीन हाउस प्रभाव, जो ग्रीन हाउस इफेक्ट देखने को मिलता है उसमें वृद्धि का कारण क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ब, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। ये कार्बन डाइऑक्साइड के कारण पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव देखने को मिलता है, उसमें अत्यधिक मात्रा में वृद्धि होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ब। अब जान लेते हैं जो कार्बन मोनोऑक्साइड है इससे किसे क्या क्या यूज किया जाता है, किस यूज में काम आती है। तो जो फॉस्फिन गैस होती है उसको बनाने में कार्बन मोनोऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा जल गैस बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। प्रोड्यूसर गैस बनाने में भी कार्बन मोनोऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। आपको कोई क्वेश्चन पूछे कि अगर कार्बन मोनोऑक्साइड का क्या क्या उपयोग है तो क्या बताओगे? फॉस्फिन गैस बनाने में, जल गैस बनाने में और प्रोड्यूसर गैस के निर्माण में भी किसका उपयोग किया जाता है? कार्बन मोनोऑक्साइड का निर्माण किया जाता है। बात करें कार्बन डाइऑक्साइड की तो मैंने आपको पहले ही बताया था, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जिसको अपन शुष्क, कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ भी कहा जाता है। क्या कहता है? शुष्क बर्फ भी कहता है कि ड्राई आइस कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। इसका उपयोग शीतल पेय पदार्थों में, सोडा वाटर बनाने में, इसके अलावा अग्निशमन यंत्रों में भी किसका उपयोग किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। तो ओके फ्रेंड्स, आई होप आप समझ पाए होंगे। तो बढ़ते अपन 6 क्वेश्चन की ओर। 6 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पौष्टिक तत्व अस्थि व दांतों के निर्माण एवं मजबूती के लिए आवश्यक नहीं है? आपको बताना है कि डियर फ्रेंड्स में कौन सा ऐसा पौष्टिक तत्व है जो हमारी हड्डियों व दांतों के निर्माण एवं मजबूती के लिए आवश्यक नहीं है। अ कैल्शियम, बी फास्फोरस, स फ्लोरीन और द आयोडीन। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन द आयोडीन, क्योंकि कैल्शियम, फास्फोरस और फ्लोरीन ये दांतों व हड्डियों की मजबूती है उसके निर्माण के लिए बहुत ही ज्यादा है सहायक होती है, आवश्यक होते हैं। लेकिन एक मात्र आयोडीन ऐसा होता है जिसका इनमें कोई भी योगदान नहीं होता है। तो ओके फ्रेंड, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन द आयोडीन। जानते हैं आयोडीन का मैंने आपको बताया था कि आयोडीन का उपयोग टिंचर पाउडर बनाने में किया जाता है, रंग शोधन में भी इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा कीटाणुनाशी के रूप में भी आयोडीन का उपयोग किया जाता है। ओके फ्रेंड, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न युग्मों में से कौन सही सुमेलित है? आपको बताना है कि ये जोड़े दिए गए इनमें से कौन सा सही सुमेलित है। सल्फर डाइऑक्साइड का उपयोग दांतों में, फ्लोराइड प्रदूषण, भोपाल गैस त्रासदी, मिथाइल आइसोसाइनेट, अम्ल वर्षा और ओजोन रिक्तता, चर्म कैंसर। तो आपको बताना है इनमें से सही ऑप्शन कौन सा है। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन द चर्म, ओजोन रिक्तता, चर्म कैंसर। है कि जो ओजोन रिक्तता है उसको, उसके द्वारा चर्म कैंसर फैलता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन द होगा। इसी तरह अपन बात करें दांतों के लिए, तो जो फ्लोराइड प्रदूषण होता है, यानी कि फ्लोराइड की वजह से क्या होता है, अपने दांत पीले हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, उनमें पायरिया बीमारी हो जाती है। ओके फ्रेंड, अगर बात करें अपन अम्ल वर्षा की, तो सल्फर डाइऑक्साइड जिम्मेदार होती है किसमें? अम्ल वर्षा के अंदर कौन जिम्मेदार होता है? सल्फर डाइऑक्साइड होता है। और जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी उसमें मिथाइल आइसोसाइनेट गैस के कारण भोपाल गैस त्रासदी जानी जाती है। ओके फ्रेंड, तो आप समझ पाए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CFL का पूर्ण रूप क्या होता है? आपको फ्रेंड CFL का फुल फॉर्म बताना है। कॉम्पैक्ट फ्लोरिसेंट लैंप, ब सेंट्रली फिक्स्ड लैंप, स केमिल फिक्स्ड लैंप और द कंडेंस्ड फ्लोरिसेंट लैंप। तो आपको बताना है कि CFL का फुल फॉर्म क्या होता है फ्रेंड। तो राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन ए कॉम्पैक्ट फ्लोरिसेंट लैंप, यानी कॉम्पैक्ट फ्लोरिसेंट लैंप CFL का फुल फॉर्म होता है। ओके फ्रेंड, आप समझ पाए होंगे। तो अपन बढ़ते हैं अपने 9th क्वेश्चन की ओर। अपना 9th क्वेश्चन है, प्याज के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं क्योंकि प्याज निष्कासित करता है। आपको बताना है जो प्याज होता है इसका बॉटनिकल नेम, जिसका साइंटिफिक नेम होता है एलियन सीपा, इसका साइंटिफिक नेम होता है। आंसू की बात करें तो मैंने आपको कल बताया था कि आंसू का जो पीएच होता है वो 6.3 होता है। आपको दोनों याद रखने, प्याज का बॉटनिकल नेम पूछा जाए तो होता है एलियम सीपा, आंसू का पीएच पूछा जाए तो होता है 6.3। अब जान लेते हैं कि जब प्याज के छिलके को उतारा जाता है तो हमारी आंखों से आंसू निकलते हैं। तो उस जो प्याज होता है उसमें से कौन सा अम्ल सिक्रेट होता है जिसकी वजह से हमारी आंखों में आंसू आते हैं? सल्फोनिक अम्ल, ब सल्फेनिक अम्ल, स एमिनो अम्ल और द कार्बोलिक अम्ल। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन ब सल्फेनिक अम्ल,
ध्यान रखना फ्रेंड, यहाँ पे दो दिए गए सल्फोनिक अम्ल और सल्फेनिक अम्ल, तो इसका राइट आंसर होगा सल्फेनिक अम्ल। ब ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। जो प्याज में सल्फेनिक अम्ल का निष्कासन होता है, जिसकी वजह से प्याज के छिलके उतारने पर हमारी आंखों में आंसू आते हैं। ओके फ्रेंड, आप समझ पाए होंगे। बढ़ते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शक्ति संयंत्र शक्ति और खाद दोनों दे सकता है? आपको बताना फ्रेंड्स, इनमें से कौन सा ऐसा शक्ति संयंत्र है, कौन सा संयंत्र है जो शक्ति और खाद दोनों प्रदान करता है? तापीय संयंत्र, ब नाभिकीय संयंत्र, स बायोगैस संयंत्र और द हाइड्रो इलेक्ट्रिक संयंत्र। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स बायोगैस संयंत्र। जो बायोगैस संयंत्र होता है वो हमें शक्ति और खाद दोनों प्रदान करता है। इसका उपयोग जो बायोगैस फ्यूल्स होते हैं उनमें गोबर का उपयोग करके उसमें मीथेन सबसे ज़्यादा मात्रा में सिक्रेशन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड उसमें होता है। इन सबकी वजह से मिलकर के बायोगैस संयंत्र में गैस बनाई जाती है जो हमें शक्ति और खाद दोनों प्रदान करते हैं। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन बायोडीजल की फसल है? आपको बताना है इनमें कौन सा बायोडीजल है। कपास, ब गन्ना, स आलू और द जेट्रोपा। यानी कौन सा प्लांट है इनमें जिससे बायोडीजल बनाया जाता है, बायोडीजल की फसल है? तो इसका राइट आंसर होगा द ऑप्शन जेट्रोपा। यानी कि जेट्रोपा क्या है? बायोडीजल की फसल है। अब जानते हैं, मैंने आपको कुछ पहले ही बताया, फिर से रिपीट कर रहा हूं, इनके बोटनिकल नेम। कपास की बात करें तो कपास का बोटनिकल नेम होता है गोसिपियम हर्बेसियस होता है। कपास का बोटनिकल नेम क्या होता है? गोसिपियम हर्बेसियस। गन्ना की बात करें तो गन्ना का होता है सेकेरम ऑफिसिनेरम। बात करें आलू की तो आलू का होता है सोलेनम ट्यूबरोसम। डियर फ्रेंड्स, आपको इनको बहुत ध्यान से सुनना है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है बोटनिकल नेम। कोई भी आपको सामने कोई भी प्लांट या फ्रूट या कोई भी पौधा उसके बाद दे सकता है, उसका बोटनिकल नेम पूछा जा सकता है। तो अब ध्यान से सुनिए, कपास का होता है गोसिपियम हर्बेसियस, गन्ने का होता है सेकेरम ऑफिसिनेरम, आलू का होता है सोलेनम ट्यूबरोसम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है जेट्रोपा बायोडीजल फसल है। ओके फ्रेंड, बढ़ते हैं अपन अपने 12th क्वेश्चन की ओर। इस यहाँ पे कुछ सूची दी गई है और आपने से इसको सही उत्तर का चयन करना है। खनिज, सूची ब वर्षा, ब सौर ऊर्जा, मीथेन तथा कार्बन डाइऑक्साइड, बायोगैस समाप्त होने योग्य और द वन आरोपण असमाप्त होने योग्य। यानी कि यहाँ के फ्रेंड्स यहाँ पे सी ऑप्शन 2 बार टाइप हो चुका है, तो आपको इसको इग्नोर करना है। तो अपन बात करते हैं इसके कूट की। तो इसका राइट आंसर जाने तो जो खनिज होते हैं, खनिज ऐसे पदार्थ होते हैं वो समाप्त होने योग्य होते हैं। तो एक का ऑप्शन किसके साथ ऐड होगा? 3 के साथ, समाप्त होने योग्य के साथ। सौर ऊर्जा की बात करें तो सौर ऊर्जा असमाप्त होने योग्य होती है। यानी कि सौर ऊर्जा की जो सूर्य की ऊर्जा कभी समाप्त नहीं होती है। तो इसका बी का ऑप्शन होगा 4th असमाप्त होने योग्य। बायोगैस होते हैं मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। अभी जस्ट मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया कि जो बायोगैस बनाए जाते हैं उसमें मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड की प्रचुर मात्रा होती है। तो बायोगैस किसके साथ रिलेट होगा? मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में रिलेट होगा। बात करें डी वन अवरोपण, तो वन अवरोपण जिम्मेदार होते हैं किसके लिए? वर्षा के लिए। कि जितने ज्यादा पेड़ पौधे लगे होंगे वातावरण उतना शुद्ध रहेगा, उतनी ज्यादा वर्षा होगी। तो इसका राइट आंसर होगा खनिज के लिए 3 ऑप्शन, सौर ऊर्जा के लिए 4 ऑप्शन, बायोगैस के लिए 2 और वनारोपण के लिए 1। तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन 3 4 2 1। तो डियर फ्रेंड्स, आप समझ पाए होंगे। तो बढ़ते अपन अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों के रूप में पाया जाता है? आपको बताना है इनमें से कौन सा ऐसा समूह है जो ग्रीन हाउस गैस, जिनमें ग्रीन हाउस गैसों के लिए जिम्मेदार होते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, ब मीथेन गैस, स नाइट्रस ऑक्साइड, द ओजोन और यह जल वाष्प। कूट दिए गए, ए केवल 1 व 3, ब केवल 2 4 5, सी 1 3 और 5, डी 1 2 3 4 और 5, यानी कि सभी के सभी। तो फ्रेंड्स, आप इसका राइट आंसर मुझे बता सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 1 2 3 4 और 5। यानी कि देखिए सभी के सभी कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन, जलवाष्प, ये सभी ग्रीन हाउस गैस के रूप में प्रेजेंट होते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट के जिम्मेदार होते हैं। ओके फ्रेंड, बढ़ते अपन 14th क्वेश्चन की ओर। 14th क्वेश्चन है,
कोलेकैल्सिफेरॉल रासायनिक यौगिक नाम क्या है, यानी कि कोलेकैल्सिफेरॉल किसका रासायनिक नाम है, आपको ये बताना है फ्रेंड। तो कोलेकैल्सिफेरॉल होगा विटामिन डी, यानी कि विटामिन डी का राइट आंसर क्या होगा, कोलेकैल्सिफेरॉल का राइट आंसर क्या होगा, सही ऑप्शन विटामिन डी, यानी कि विटामिन डी का रासायनिक नाम अगर आपसे पूछा जाए तो कोलेकैल्सिफेरॉल या कैल्सिफेरॉल भी होता है। ओके फ्रेंड, बात करते हैं अपन 15 क्वेश्चन की ओर। 15 क्वेश्चन है, शुष्क धुलाई में किसका प्रयोग किया जाता है, ए पेट्रोल, ब बेंजीन, स एल्कोहल और द उपयुक्त सभी। तो आपको बताना है शुष्क धुलाई में किसका प्रयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फ्रेंड द ऑप्शन, इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी, यानी कहने वाला पेट्रोल, बेंजीन और अल्कोहल तीनों का उपयोग किसमें किया जाता है, शुष्क धुलाई में किया जाता है। ओके फ्रेंड, बढ़ते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्न में से कौन सा पौधों के लिए वर्धी हार्मोन है, ए इंसुलिन, ब थायरोक्सिन, स एस्ट्रोजन और द साइटोकाइनिन। तो आपको बताने में कौन सा ऐसा वर्धी हार्मोन है जो पौधों के लिए, पौधों की वृद्धि में सहायक होता है, तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन द साइटोकाइनिन, यानी कि साइटोकाइनिन हार्मोन पौधों की वृद्धि के लिए जिम्मेदार होता है। आप जानते हैं जो इंसुलिन होता है, तो इंसुलिन मधुमेह रोग को जन्म देता है, यानी कि इंसुलिन की कमी से कौन सा होता है, मधुमेह रोग होता है। थायरॉक्सिन हार्मोन थायराइड ग्रंथि द्वारा सीक्रेट होता है, और एस्ट्रोजन होता है वो एक सेक्स हार्मोन, जो फीमेल सेक्स हार्मोन होता है, जो फीमेल में विभिन्न प्रकार के चेंजेस दिखाई देते हैं, वो एस्ट्रोजन हार्मोन्स की वजह से दिखाई देते हैं। तो ओके फ्रेंड, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन द, पौधों के लिए वृद्धि हार्मोन कौन सा है, साइटोकाइनिन होता है। ओके फ्रेंड, बढ़ते अपन 17 क्वेश्चन की ओर। 17 क्वेश्चन है, वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है, ए बी सी डी, ब बी सी ई के, स ए बी डी सी और द ए डी ई के। तो आपको इन ऑप्शंस में से बताना है कौन सा वसा में घुलनशील विटामिनों का समूह है, तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड द ऑप्शन ए डी ई के, यानी कि ए डी ई के ये वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। इसके अलावा बी सी और ये जो बी सी होते हैं ये किस में होते हैं, जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। ओके फ्रेंड, अब जानते हैं जैसे एक की अपन बात करें तो एक को थाइमीन कहा जाता है, यानी कि एक का विटामिन एक को किसके नाम से जानते हैं, थाइमीन के नाम से जानते हैं, इसका वैज्ञानिक नाम थाइमीन होता है। बी का वैज्ञानिक नाम होता है, जो अभी मैंने आपको बताया जस्ट थोड़ी देर पहले, ठीक है, जिस क्या होगा बी का विटामिन क्या होगा, बी का तो होता है ए का तो होता है रेटिनोल, बी का होता है थाइमीन, सी का होता है एस्कोर्बिक एसिड, डी का होता है कैल्सिफेरॉल और ई का होता है टेकोफेरॉल और के का क्या होता है फिलोक्विनोन। ओके फ्रेंड, ए का रासायनिक नाम क्या होगा रेटिनोल, बी का थाइमीन, सी का एस्कोर्बिक एसिड, डी कैल्सिफेरॉल या कोलिकैल्सिफेरॉल इसको अपन कहते हैं। ई की बात करें तो टोकोफेरॉल और के की बात करें तो के का होगा फिलोक्विनोन। ओके फ्रेंड, आप समझ पाए होंगे और आपको ये याद भी रखने हैं। बात करते हैं अपन 18 क्वेश्चन, चेचक, छोटी माता, तपेदिक आदि किस माध्यम से फैलने वाले रोग हैं या किस माध्यम से फैलने वाले संक्रामक रोग हैं, जल, भोजन से, वायु और द वायरस। तो आपको बताना है कि जो चेचक है, चिकन पॉक्स अपन कहते हैं, छोटी माता, तपेदिक आदि किस माध्यम से फैलने वाले संक्रामक रोग है, तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन से वायु, यानी कि वायु के द्वारा फैलने वाले। आपसे आपको पूछेंगे वायु के द्वारा फैलने वाले संक्रामक रोगों के नाम बताइए, तो क्या होगा चेचक, छोटी माता, तपेदिक आदि किसकी वजह से फैलते हैं, वायु के संपर्क में आने से फैलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्ट्रेन क्या है, आपको बताना कि स्ट्रेन क्या होता है, लिगामेंट का टूटना, ब पेशियों का फटना या खिंचाव, स हड्डियों का टूट जाना और द हड्डियों का अपनी जगह से खिसक जाना। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन पे पेशियों का फटना या उनमें खिंचाव उत्पन्न होना, यानी कि स्ट्रेन किसे कहते हैं, पेशियों का फटना या जो मसल्स, जो मांसपेशियां होती है उसका उसमें फटना या फिर उनमें खिंचाव उत्पन्न होता क्या कहलाता है, स्ट्रेन कहलाता है। ओके फ्रेंड, आई होप आप समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रक्त वर्ग के व्यक्ति को सर्वदाता कहा जाता है, रक्त वर्ग ए बी, रक्त वर्ग ए, रक्त वर्ग ओ और रक्त वर्ग बी। तो इनमें आपको बताना है कि इनमें कौन सा ऐसा रक्त समूह है जो
सर्वदाता होता है। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन स, रक्त वर्ग ओ, यानी कि ओ समूह है, ऐसा रक्त समूह होता है जो सर्वदाता यानी किसी को भी अपना रक्त डोनेट कर सकता है। बात करें रक्त समूह की, तो सबसे पहले कार्ल लैंडस्टीनर ने रक्त समूह की खोज की थी। इन्होंने इनको 4 भागों में डिवाइड किया, ए बी और ओ वर्ग में इनको डिफाइन किया था। और जो ओ वर्ग होता है वो सर्वदाता होता है। ओके फ्रेंड, तो डियर फ्रेंड कैसा लगा आपको ये वीडियो, आप मुझे जरूर, क्या वाकई में आपको ये लगता है कि ये वीडियो आपकी किसी फ्रेंड या किसी फैमिली मेंबर जो कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनकी हेल्प कर सकता है? तो आप जाइए और अपने किसी भी फेसबुक ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए। अब इससे इतना सा होगा कि आपके फ्रेंड को अच्छा नॉलेज मिल पाएगा और कहीं ना कहीं जाके वो आपको थैंक्स कहेगा, जो आपको भी अच्छा लगेगा और मेरा भी एक छोटा सा मैसेज है वो उन तक पहुंच पाएगा। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आपको ये वीडियो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके जरूर बताएं। और आपकी कोई भी किसी भी क्वेश्चंस के प्रति या अन्य कोई भी क्वेरी रहती है तो आप मुझे मैसेज बॉक्स में अपना मैसेज टाइप करके अवश्य बताएं। तो धन्यवाद फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट सीरीज में कल मिलते हैं। और फ्रेंड्स आपसे एक बार फिर से लास्ट में ये कहना चाहूँगा, आप पूरे वीडियो को वॉच करिए और अपने आप को एनालिसिस कीजिए कि आपको इन 20 क्वेश्चन में आप कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं, जिससे आपको जब भी आपको एग्जाम आती है तो उसमें आपको अच्छा नॉलेज मिल पाएगा। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद फ्रेंड, जय हिंद, जय भारत।